हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस की आप सभी को यानी कि 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो विषय वस्तु है हमारा वो है ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी में बात करेंगे 10th क्लास। उसमें जो भी विषय वस्तु है उससे रिलेटेड जो भी सारांश है, जो भी क्वेश्चन है, उस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करूंगा और आपको मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्लियर करवा दूंगा। आप जो है मेरे वीडियो पे बने रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी, जो कि एग्जाम में 30 नंबर पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। तो 30 नंबर में पूछे जाते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें कि ऑब्जेक्टिव रहता है और उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या रहता है, दो टाइप रहता है, एक शॉर्ट टाइप और एक लॉन्ग टाइप। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे हर प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं और उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए भारत और संसाधन और उसके उपयोग। तो चलिए हम चलते हैं अपने विषय वस्तु पे। क्या है हमारा विषय वस्तु? तो विषय वस्तु में है सबसे पहले संसाधन समझते हैं। संसाधन क्या होता है? संसाधन देखिए क्या होता है। संसाधन हमारे वातावरण में चारों तरफ पेड़ पौधे जीव जंतु एवं खनिज पदार्थ जो भी है वो संसाधन है। वो क्या है? संसाधन है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवकृत और प्राकृतिक। तो मानवकृत और प्राकृतिक में क्या अंतर है? मानवकृत और प्राकृतिक में क्या अंतर है? मानवकृत जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम मानवकृत कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं वाहन, कुर्सी, टेबल, जो मतलब लकड़ी की वस्तु जो मानव द्वारा बनाई गई हो, जितनी भी जो मानव द्वारा बनाई गई हो, मानव द्वारा चलाई जाती हो, वो क्या है? मानव की संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो हमारे या तो पृथ्वी तल में पाए जाते हैं या हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी तल में क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ, उसके बाद जीवाश्म, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक संसाधन है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं और प्राकृतिक संसाधन में प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन ने कहा है संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये किसका कहावत है? जिम्मरमैन ने कहा है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ सकता है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये किसका कथन है? जिम्मरमैन का है। आगे चलिए संसाधन जो होते हैं ना उसे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। किस किस भागों में बांटा गया? उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर एवं संसाधन के 4 भाग हैं। संसाधन के 4 भाग हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव, दूसरा अजैव। अब जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन का मतलब हुआ जिसमें जीव हो, जो चलता फिरता हो, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जैव संसाधन मैंने लिखा है यहाँ पे, मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन, जिसमें जीव हो। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल आता है मनुष्य, दूसरा वनस्पति, तीसरा मत्स्य, पशुधन एवं अन्य। और अजैव क्या होता है? अजैव क्या होता है? ऐसे संसाधन जो निर्जीव हो, ऐसे संसाधन जो निर्जीव हो उसे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल है चट्टाने, धातु एवं खनिज आदि। चट्टाने, धातु एवं खनिज आदि। अब नेक्स्ट चलते हैं उपयोगिता के आधार पे। संसाधन का दूसरा प्रकार उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं।
उपयोगिता के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपयोगिता के आधार पर दो होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है? तो सबसे पहले वो कहेंगे ऐसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या कह रहा है? ऐसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे में एग्जांपल में है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, विद्युत, पवन एवं अन्य प्राणी, ये सभी जो है पुनः प्राप्त किए जा सकते। मतलब ऐसा संसाधन जिसका हम खपत करें फिर भी वो हमें पुनः प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय किसे कहते हैं? अनवीकरणीय किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अनवीकरणीय किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं अनवीकरणीय, जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन जो हजारों वर्ष, जिसे हजारों वर्ष लगता है बनने में, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि, मतलब हजारों वर्ष मट्टी तल में दबे रहने के बाद, मतलब भूमि के अंदर दबे रहने के बाद उस संसाधन की जो क्या होती है? विकास होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार प्राप्त करने के बाद हम नहीं कर, अगर ध्यान दीजिए, आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं बाइक में, उसके बाद जो है आप क्या सोचते हैं? उससे फिर से मतलब 60 किलोमीटर चला लिए, फिर दोबारा आप चला सकते हैं? नहीं, हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उसे बनने में हजारों साल लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, लवणीय पदार्थ एवं जीवाश्म जो भी है ये क्या है? कोयला भी है, ये क्या है? सब अनवीकरणीय है। नेक्स्ट चलते हैं स्वामित्व के आधार पर। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने हैं? वो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने हैं? 4 हैं। स्वामित्व के आधार पर चलते हैं, कितने संसाधन हैं? 4 संसाधन हैं। कौन कौन से संसाधन है उस पर बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर जो है 4 संसाधन है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या हो गया? जो किसी निजी व्यक्ति का हो, मतलब एक व्यक्ति का उस पर स्वामित्व हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जो जैसे मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी है तो वो निजी संसाधन हो गया, या किसी का भूखंड है तो वो निजी संसाधन हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जाम्पल है भूखंड, घर एवं अन्य जायदाद, जैसे बाग, बगीचा, तालाब, कुआं आदि। जैसे भूखंड, बाग, बगीचा, घर, जायदाद एवं तालाब, ये सभी क्या है? निजी संसाधन है। दूसरा बात करते हैं हम लोग सामुदायिक। क्या बात करते हैं? सामुदायिक का बात करते हैं। किसका? सामुदायिक संसाधन का बात करते हैं। सामुदायिक में क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसपे पूरे समाज का अधिकार हो। मतलब एक गांव के अंदर कोई मंदिर है या मस्जिद है तो उस पे पूरे गांव का अधिकार होता है, तो उसे हम सामुदायिक बोल सकते हैं। उस पे जो अधिकार होता है ना सभी का, जैसे राजभवन, स्कूल, कॉलेज, क्या कहते हैं, मंदिर, मस्जिद। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है भूमि चारण, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिषद, सामुदायिक भवन, ये सभी क्या है? सामूहिक संसाधन है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कॉपी कलम लेके, बट आपको बैठ के ध्यान से मेरे बात को सुनना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर में क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है।
3 नंबर में क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। 3 नंबर में राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या हुआ, देखिए किसी देश के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर के अंदर, मतलब मान लीजिए किसी कोई भी देश, जैसे भारत देश है, तो भारत देश, जैसे मैंने मैप में समझाया था पिछले वाले वीडियो में, तो भारत देश जो है उसके अंदर, भारत देश के अंदर मान लीजिए भारत देश का जो है नक्शा है, यहाँ पे मान लीजिए इस साइड में पाकिस्तान है और ये भारत का पूरा नक्शा है। अगर यहाँ पे कोई संसाधन है, पाकिस्तान और भारत के बीच में यहाँ पे कोई संसाधन है, ठीक है, मान लेते हैं है, अगर वो 200 किलोमीटर भारत के अंदर में आता है तो वो संसाधन किसका है, भारत का है। तो संसाधन का जो एग्जाम्पल है वो क्या सब है, जैसे में क्या है, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य एवं वन्य जीव एवं सामुदायिक जीव 200 किलोमीटर के अंदर जो ही पाए जाते हैं वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा बात करते हैं हम लोग क्या, अंतरराष्ट्रीय, क्या अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन का एग्जांपल है, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक, मान लीजिए किसी देश की तट रेखा है, किसी देश का सीमा है, इसके 200 किलोमीटर, कितने 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी तक जो भी संसाधन है वो अंतरराष्ट्रीय है। इसका जो है सभी देश बैठ के पहले विचार करेगा, विमर्श करेगा, उसके बाद किसको ये संसाधन देना है वहां पे ये निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये पूरा क्लियर हो गया। इसको हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आते हैं विकास के स्तर पर। अब संसाधन जो है विकास के स्तर से, अब विकास के स्तर से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, विकास के स्तर से मतलब कोई भी देश है, जैसे कि भारत देश है, वो क्या है, विकसित है या विकासशील है। देखिए भारत जो है ना विकासशील देश है। अब विकसित देश किसे कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया वो विकसित देश हो गया, जापान हो गया विकसित, जो अपने टेक्नोलॉजी में मतलब अपने तकनीकी में सबसे आगे है, मतलब कोई भी काम करने में सबसे आगे है, आर्थिक रूप से आगे है, उसके बाद हर चीज से मानसिक रूप से आगे है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, विकसित। और जो देश विकास कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, उसे हम कहते हैं विकासशील देश। तो विकासशील देश में कौन आता है, भारत आता है, याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान सब आता है। तो पहला बात करते हैं हम लोग संभावी संसाधन, विकास के स्तर से कौन सा संसाधन है, संभावी संसाधन है। संभावी संसाधन का बात करते हैं, क्या होता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन, अब देखिए संभावी संसाधन क्या होता है, संभावी संसाधन का मतलब हम संभावना कर सकते हैं, कि हाँ ये मिलेगा, कब मिलेगा हमको पता नहीं है, मतलब हाँ तकनीक जब आ जाएगा तब मिलेगा। जैसे हिमालय क्षेत्र जो है ना, ऐसा मतलब क्षेत्र है जहाँ मतलब जंगलों का असीम भंडार है और खनिज का भी असीम भंडार है, मगर अगर हिमालय से हमको खनिज निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए तकनीक चाहिए। तो तकनीक नहीं है हम लोग के पास, तो तकनीक का उपयोग करके ये जिस संसाधन को हम प्राप्त कर सकते हैं उसे संभावित, मतलब संभावना किए हैं कि किसी महासागर में तेल है, किसी महासागर में पेट्रोलियम पदार्थ है, मगर उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। जब कब निकालेंगे, जब हम लोग के पास तकनीक आ जाएगा तब, उसे हम कहते हैं संभावी संसाधन। तो जैसे मैं एग्जांपल में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए हिमालय क्षेत्र का खनिज और राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन एवं सौर ऊर्जा की। अब देखिए राजस्थान एवं गुजरात में पवन सौर ऊर्जा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि राजस्थान ऐसा भाग है जहाँ पे क्या चलते रहता है, जहाँ पे हवा का झोंका चलता है और कड़कती धूप होती है, इसी कारण से वहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा लगाया जाता है। मतलब संभावना किया गया सरकार के द्वारा, कुछ हद तक जो है उस पर कदम भी उठाया गया है, तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, संभावी, मतलब संभावना कर सकते हैं। दूसरा चलिए आते हैं विकसित संसाधन। दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन
विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन क्या होता है? अब विकसित संसाधन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए विकसित संसाधन क्या कर रहा है। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाना। अब देखिए विकसित मतलब जहां विकास हो गया, क्या हो गया? जहां विकास हो गया उसे हम विकसित कहेंगे। अब विकसित किस तौर पे कहेंगे? तो विकसित इस तौर पे कहेंगे जैसे गुजरात में है, भुज जगह है, वहां पे क्या किया ना कि कुछ जगह जो है पवन ऊर्जा लग गया है। कहाँ पे? पवन ऊर्जा कुछ जगह लगा दिया गया। मतलब पवन ऊर्जा से प्राप्त क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। टरबाइन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा के मतलब पवन ऊर्जा के द्वारा क्या प्राप्त करना? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। वो एक क्या हो गया? विकसित संसाधन हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे लगा दिया गया है, इसलिए उसे हम विकसित संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक और बचा हुआ है भंडार संसाधन। क्या होता है? 4 नंबर भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या होता है? देखिए भंडार संसाधन का मतलब क्या हो गया? भंडार संसाधन का मतलब ये हो गया मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम, जैसे जल, हाइड्रोजन, जल से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है। देखिए भंडार संसाधन, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है? 70% है। हम लोग सब जानते हैं 70% है। अब 70% जल है, उसका हम उपयोग करेंगे। कैसे उपयोग करेंगे? जल के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसमें क्या है? ऊर्जा का जो भंडार स्रोत है, भंडार स्रोत है ना, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? तकनीक चाहिए। तो तकनीक जब विकसित हो जाएगा तो हम इसको भंडार संसाधन को क्या कर सकते हैं? भंडारित कर सकते हैं। उससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और सब भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए चौथा जो पॉइंट है हमारा, ये तो हो गया सब विकास के स्तर पे, तो हो गया सब कुछ संसाधन कितना प्रकार का होता है। अब देखिए चौथा जो पॉइंट है, देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग को लिखना है तो पॉइंट लिख सकते हैं, बट आपको हम इतना ही कहेंगे कि मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा चौथा पॉइंट, अब हम पॉइंट पे चलते हैं। चौथा जो पॉइंट है, संसाधन का जो है प्रकार खत्म हो गया। अब हम चलते हैं संसाधन नियोजन पे। अब देखिए संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधन नियोजन क्या होता है? अब देखिए ध्यान से, संसाधन नियोजन, देखिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ खनिज एवं कोयला, बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिज में धनी है। अब देखिए संसाधन नियोजन, एक बात हमको बताइए, अभी के टाइम में हम सब जानते हैं कि सबसे नहीं, हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि दूसरे स्थान पे झारखंड है, पहले स्थान पे क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ है कोयला उत्पादन में। तो झारखंड में जो है ना, मतलब सरकार ने क्या किया है, वहां से पूरा झारखंड से कोयला निकाल लिया। देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी का स्थल, ये झारखंड का स्थल है, ऊपरी भाग भूपट्टी है। अब इसके नीचे जितना भी कोयला था ना, सब सरकार ने निकाल लिया। अब जो ये भूपट्टी से बचा हुआ है, तो मतलब पूरा निकाल लिया उससे। अब मान लीजिए कभी जो अगर बाय संजोग भूकंप आएगा, झारखंड क्या हो जाएगा? धस जाएगा। एक रति उसका नामो निशान मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? इसलिए मिट जाएगा क्योंकि झारखंड से पूरा जो है उसके अंदर में जो खनिज पदार्थ था, कोयला, वो पूरा निकाल लिया गया है। जिसके कारण से क्या होगा? भूकंप होने के बाद झारखंड क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब संसाधन नियोजन क्या होता है? देखिए पृथ्वी जो है ना अपनी प्रकृति से निर्मित है। अपनी प्रकृति से इसलिए निर्मित है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अगर हम इस संसाधन का नियोजन करके मतलब विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि संसाधन क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। संसाधन जब विलुप्त हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? असहाय हो जाएंगे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वहां पे हमारा कोई काम नहीं है पृथ्वी पर, तब कोई काम नहीं। तब क्या एक ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी पर से मानव विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। संसाधन नियोजन कहाँ पे? जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या है? खनिज एवं कोयला है। याद रखिएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश
और छत्तीसगढ़ में खनिज एवं कोयला है। उसके बाद बिहार में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, याद रखिए, चूना पत्थर एवं पायराइट, चूना पत्थर एवं पायराइट पाया जाता है। इस प्रकार से हम संसाधन क्या करेंगे, नियोजन करेंगे। अब संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है, संसाधनों, चौथा पांचवा पॉइंट चलते हैं, संसाधनों का क्या संरक्षण कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका है। प्राचीन काल संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेता, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों द्वारा किया गया था। देखिए, संसाधन जो है ना, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अभी के टाइम में हम सभी जानते हैं पेट्रोल का दाम जो है हर राज्य में जो है अलग अलग है। 106 रुपया है, कहीं पे 112 रुपया है, कहीं पे 110 रुपया है लीटर। तो क्यों है, क्योंकि संसाधन का हम विवेकपूर्ण से उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि संसाधन क्या होगा, हमारे पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। तो संसाधन का संरक्षण करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, अंधाधुन क्या निकल रहा है, 2 व्हीलर निकल रहा है, अंधाधुन। शादी करना है तो सबसे पहले हमको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा बात हो जाता है। तो अब क्या करेगा, लड़की का पिता क्या करता है, सबसे पहले 2 व्हीलर कसा के देता है। इसी कारण से अब हर घर में देखिएगा 2, 3, 4 बाइक तो कंफर्म होना ही होना है। क्यों, क्योंकि वहां पे देखिए, अब कहीं पे जाना है, मान लीजिए थोड़ा मार्केट भी जाना है, तो क्या बाइक का उपयोग करता है, 2 व्हीलर का उपयोग करता है। तो ये क्या हुआ, संसाधन का अति दोहन हुआ और कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए आप चल के भी जा सकते हैं थोड़ा दूर, अगर मान लीजिए आधा किलोमीटर है तो हम चल के भी जा सकते हैं, नहीं मगर वो नहीं, हम बाइक से ही जाएंगे, 2 व्हीलर से ही। इससे क्या होता है, संसाधन है क्या होता है, दुरुपयोग होता है, इससे अति दोहन हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, इसके बारे में जो है संसाधनों का संरक्षण करें, कुछ विचारकों एवं नेताओं एवं सुधारकों एवं चिंतकों एवं पर्यावरणविदों द्वारा जो है कुछ विचार दिए गए। अब उस विचार को हम ध्यान से सुनते हैं, क्या विचार था। तो सबसे पहले जो थे हमारे महात्मा गांधी जी, उसने दिया, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब उनका कहना क्या है, हमारे पास पेट भरने के लिए प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, मगर पेटी किसका मतलब समझ रहे हैं आप, पेटी का मतलब क्या हुआ, पेटी का मतलब हुआ कि पृथ्वी के अंदर जो पेटी पाई जाती है, मतलब पृथ्वी से जो हम कोई भी खनिज पदार्थ निकालते हैं तो उसको भर सकते हैं, हम नहीं भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम वहां पे कैसे भरेंगे, जहां से हम खनिज निकाल लेते हैं वहां उसके जगह पे क्या कितना मिट्टी डालिएगा आप, हम बताइए। इसलिए कहा महात्मा गांधी ने, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है मगर पेटी भरने के लिए नहीं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर ने क्या कहा है, नर्मदा बचाओ अभियान। अब देखिए, नर्मदा नदी पर जो है ना एक बांध बनाया गया, जिसको जो है मेधा पाटेकर ने बताया कि नर्मदा बचाओ अभियान। अब नर्मदा पे जो बांध बनाया गया उससे क्या हुआ, किसी राज्य का क्या होगा, हानि होगा, वहां पानी की सुविधा नहीं होगी, सिंचाई, बांध को कहीं और मोड़ दिया गया। ठीक है, तो मेधा पाटेकर ने क्या कहा, नर्मदा बचाओ अभियान उसने चलाया। अब दूसरा चलते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। हम लोग तो सब जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। इसमें क्या हुआ, कुछ ठेकेदारों और व्यापारियों द्वारा जंगलों को काटने के लिए आए, तो उसने क्या किया, वृक्ष से चिपक कर बोला कि हम आपको वृक्ष नहीं काटने देंगे, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण की धरोहर है। तो इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या चलाया, चिपको आंदोलन। चौथा चलते हैं, संदीप पांडे, वर्षा जल संचयन कर कसित भूमि का विस्तार। मतलब क्या कह रहा है, वर्षा जल संचयन कर कसित भूमि का। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, नलकूप से पानी निकालते हैं, मतलब चापाकल से पानी तो निकालते हैं। कभी आप ये ध्यान दिए हैं, जब वर्षा होता है तो आपको गड्ढा कर देना चाहिए, वो पानी संचित होगा। ये आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ दोहन करना आता है, उसे संचय करने के लिए नहीं आता है। तो ये कहावत किसका है,
संदीप पांडे का है। आगे चलते हैं, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अब देखिए मानव जो है ना इतने प्रकार से उसका मतलब संसाधन का दोहन कर रहा है, तो इसलिए उसे क्या कहा गया, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। याद रखिए क्या कहा गया, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं, संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी जितना भी मैंने संसाधन नियोजन बताया, संसाधनों का संरक्षण, ये सब आपको लघु उत्तरीय में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है। अब चलते हैं हम लोग संसाधनों के मतलब संसाधनों संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन। कौन कौन से सम्मेलन चलाए गए, कौन कौन से सम्मेलन चलाए गए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सम्मेलन कौन कौन चलाए गए, देखिए बहुत सारे सम्मेलन चलाए गए पृथ्वी को बचाने के लिए, मतलब पृथ्वी पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, हम लोग जानते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन चलाए गए, तो उस सम्मेलन में हम एक एक करके बात करेंगे और बारीकी से बात करेंगे और उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में, कब, 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत, किसने की, क्लब ऑफ रोम ने क्या की थी, वकालत की थी। ठीक है, क्या की थी, वकालत, याद रखिएगा वकालत की। ठीक है, कब की, 1968 में, कि मतलब पर्यावरण संरक्षण किया जाए इसके लिए उसने वकालत की अंतरराष्ट्रीय तौर पर। अब देखिए 1974 ईस्वी में, पहले इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने वकालत की, किसकी, संसाधन संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1974, नेक्स्ट चलते हैं 1974 ईस्वी। अब देखिए 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक, 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक कौन सी, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित किए। इससे संबंधित मतलब इससे संबंधित किसके विचार प्रकट किए, तो गांधी जी के, किसके, गांधी जी के। ठीक है, गांधी जी के विचार प्रकट किए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले याद देखिए 1900, पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक कब, 1974 ईस्वी में, किसने, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब स्मॉल इज मतलब दुनिया जो है बहुत छोटी है, इसे क्या बनाओ, सुंदर बनाओ, क्या बनाओ, सुंदर बनाओ। इसमें गांधी जी के विचार प्रकट किए, क्या किए, गांधी जी के विचार प्रकट किए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ब्रेंडलैंड आयोग द्वारा पुस्तक, ब्रेंडलैंड आयोग द्वारा पुस्तक 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि से खोलने में कारगर सिद्ध हुई। अब देखिए कब, याद रखिएगा 1987 ईस्वी में प्रतिवेदन, फिर से एक बार। ठीक है, ये सब होने के बाद पहला हुआ 1968 में, फिर हुआ कब, 1974 में, फिर हुआ 1987 ईस्वी में, किसके द्वारा, ब्रेंडलैंड आयोग द्वारा जो है इस पुस्तक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विश्व जगत की दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण को क्या किया जाए, इस पे जो है फिर से कारगर सिद्ध जवाब मिला दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन याद रखिए, ब्रेंडलैंड आयोग 1987। चलिए आगे चलते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? 3 से 14 जून, 3 से 14 जून, ठीक है, कितना? 3 से 14 जून हुआ। कब? 1992। कब? 1992 को। कहां पे? रियो डी जनेरो में। देश का नाम ब्राजील। देश का नाम क्या है? ब्राजील। ठीक है, चलिए आप ध्यान से देखते हैं। 3 से 14 मतलब 3 से लेके 14 जून 1992 में, मतलब 3 तारीख को स्टार्ट हुआ और 14 जून तक जो था ये सम्मेलन चला था। 14 जून तक जो था ये सम्मेलन चला था। ठीक है, याद रखिएगा 14 जून, 3 से लेके मतलब 3 से लेके 14 जून, 11 दिनों तक ये सम्मेलन चला था। 14 मतलब 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जनेरो में, ब्राजील, ठीक है, रियो डी जनेरो देश कौन सा है? ब्राजील में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों ने, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों ने, मतलब विकसित एवं विकासशील, तो विकसित और प्लस में क्या? विकासशील, विकासशील, ठीक है, विकासशील, याद रखिएगा विकासशील, विकसित प्लस विकासशील देशों ने 178, कितने? 178, याद रखिएगा 178 प्रतिनिधि ने, कितने? 178 प्रतिनिधियों ने क्या लिया? भाग लिया। ठीक है, कहां पे? रियो डी जनेरो में, ब्राजील में। देश का नाम ब्राजील है। कितने देशों ने? विकसित एवं विकासशील, मतलब जो विकसित है और विकासशील दोनों देशों ने मिलके कितने प्रतिनिधि थे? 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने दिन तक यह सम्मेलन चला था? 11 दिन तक चला था। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट चलते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो था कहां पे हुआ था? इसका आयोजन 23 से 27 जून के बीच हुआ। 23 जून से लेके 27 जून तक, 23 जून से लेके 27 जून तक हुआ। कब हुआ था? 1997 में। कब हुआ था? 1997। ठीक है, 1997 में हुआ। को न्यूयॉर्क में, कहां पे हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। कहां पे? न्यूयॉर्क में हुआ। अब देखिए न्यूयॉर्क में हुआ। इस प्रथम सम्मेलन का मूल्यांकन 5 वर्ष बाद, मतलब प्रथम सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, उसी का मूल्यांकन करने के लिए 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद ये सम्मेलन हुआ था। कितना वर्ष बाद हुआ था? 5 वर्ष बाद ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 5 वर्ष बाद। इसलिए इसे, याद रखिएगा, इसलिए इसे +5 सम्मेलन कहते हैं। याद रखिएगा, +5 सम्मेलन इसी को कहते हैं। +5 सम्मेलन इसी को कहा जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से लेकर 27 जून तक हुआ। ठीक है, 23 से लेकर 27 जून तक हुआ। 1997 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कितने वर्ष बाद हुआ? 5 वर्ष बाद हुआ। प्लस, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योटो सम्मेलन, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्योटो सम्मेलन क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, मतलब शॉर्ट टाइप में, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, क्योटो सम्मेलन क्या है? क्योटो सम्मेलन क्या है? क्योटो सम्मेलन पे बात करते हैं। देखिए, क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997, मतलब दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने 159 देशों ने भाग, कितना? ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कितना? 159 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, देशों। अब याद रखिएगा, क्योटो सम्मेलन है, ठीक है, दिसंबर 1997 में हुआ था। किससे बचाने के लिए? तो ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। ठीक है, कि पृथ्वी क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। इससे बचाने के लिए जो है से क्या किया गया? एक सम्मेलन किया गया,
जिसमें कितना 159 देशों ने भाग लिया। अब देखिए कौन कौन सा गैस का इसमें जो बताया गया कि ये गैस पृथ्वी के लिए हानि है। तो सबसे पहले CO2, दूसरा है मीथेन, कौन सा, मीथेन, उसके बाद NO2, उसके बाद जो है HFC, उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, उसके बाद कौन सा है सल्फर, सल्फर, सल्फर हेक्सा, सल्फर हेक्सा क्लोराइड, सल्फर हेक्सा क्लोराइड। ये सभी जो थे, ये सभी गैस जो थे पृथ्वी के लिए क्या थे, वार्मिंग थे, पृथ्वी के लिए क्या थे, ग्लोबल वार्मिंग थे। अब देखिए याद रखिए क्योटो सम्मेलन कब हुआ, दिसंबर 1997 में हुआ, 159 देशों ने भाग लिया। इसमें जो कौन कौन सा गैस था, तो इसमें CO2, मीथेन, NO2, HFC और CFC, सल्फर हेक्सा क्लोराइड, इतने गैस थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। देखिए कोई भी चीज याद होता नहीं है, उसे याद करना पड़ता है। जब तक आप एक चीज आप डिसाइड कीजिएगा, कभी आप कोई भी काम करना चाहते हैं, जब तक आप अड़िएगा नहीं ना, तब आप कोई काम करिएगा नहीं। अड़ना बहुत जरूरी होता है। किसी भी काम करने के लिए आपको जो है लगन से मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तभी होता है जब आप एक केंद्रित करके अपने ध्यान को पढ़ाई की ओर ले जाइएगा। अब केंद्रित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे कितने टाइम आपको पढ़ना है और किस तरह आप पढ़िएगा तो एग्जाम में आप टॉपर बन सकते हैं। इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज करना चाहिए पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए मेन पॉइंट बहुत जरूरी होता है। देखिए कभी भी आप सोशल साइंस को, मतलब सामाजिक अध्ययन को जो है ना, मतलब छोटा मत समझिए। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है जिसमें आपको ध्यान से कोई चीज याद करना। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईस्वी, मंथ, दिन, ठीक है, कौन सा जगह पे हुआ, ये चीज बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीज आपको याद है ना, तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप किसी भी क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पे। क्योटो सम्मेलन हो गया, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पे चलते हैं। आज मैं आपको पूरा ज्योग्राफी करवा दूंगा, आप ध्यान से बैठे रहो, बस ध्यान से आप सुनो मेरे बात को। चलिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। अब देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद, कितने, पहले पॉइंट में जो है हमारा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद 26 अगस्त 4 दिसंबर, 26 अगस्त से, दूसरा पॉइंट हो गया 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002। ध्यान दीजिए पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, 10 वर्ष बाद हुआ, ठीक है, 10 वर्ष बाद हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद हुआ। अब देखिए कितने दिन के बाद, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक। अब देखिए 26 अगस्त को चालू हुआ और 4 सितंबर तक ये क्या चला, ये सम्मेलन चला था, ठीक है। अब देखिए जो कहां पे हुआ था, तीसरा पॉइंट है, याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट जो है हमारा जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहां पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, में आयोजित किया गया था इस सम्मेलन का पर्यावरण संबंधन 150 धारा। चौथा पॉइंट है 150 धारा, 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट चलते हैं। सहमति तैयार करना था विश्व के विभिन्न देशों ने लगभग। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या हो गया, विभिन्न देशों ने। अब देखिए विभिन्न देशों ने लगभग कितना, लगभग 2000 प्रतिनिधि, कितना प्रतिनिधि, 2000 प्रतिनिधियों
ने भाग लिया। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना 10 वर्ष के बाद हुआ, द्वितीय के बाद। अब कब हुआ? 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक। कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ। और कितनी धारा इस पे लगी थी? 150 धारा पर विश्व स्तरीय तरीके से इस पे सहमति दी गई थी। उसके बाद विभिन्न देशों, मतलब सभी जितना भी देश है, सभी देश से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए इस संसाधन मतलब पृथ्वी सम्मेलन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन का मतलब होता है पृथ्वी को संरक्षित करना, उसे दूषित होने से बचाना। इसलिए ये सम्मेलन बहुत बड़ी सम्मेलन थी जो 1 महीने तक चली थी। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था विभिन्न देशों से। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है वो है कार्यक्रम 21, एजेंडा 21 क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, एजेंडा 21 क्या होता है? अब देखिए एजेंडा कार्यक्रम 21 के बारे में बात करते हैं। कार्यक्रम 21 क्या है? अब देखिए कार्यक्रम 21 क्या है? देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास कितने पेजों में था घोषणा पत्र? दूसरा पॉइंट हो गया घोषणा पत्र कितने पेज में था? तो 800 पेजों में था। कितने पेजों में? कितना पेजों में? 800 पृष्ठीय पेजों में था। 800 पृष्ठ में। ठीक है, पृष्ठीय में घोषणा पत्र। एजेंडा 21, एजेंडा 21 इसी को कहा गया। किसको कहा गया? एजेंडा 21 इसी को कहा गया। क्या कहा गया? ध्यान दीजिएगा, एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 को इसी दिन जो है याद रखिएगा पर्यावरण, सॉरी इसी दिन जो है विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना हुई। ठीक है, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना हुई। अब याद रखिएगा इसमें जो है कार्यक्रम 21 को किस नाम जानते हैं? एजेंडा 21 से भी। अगर आपको पूछ दे बाय समझो विश्व पर्यावरण कोष क्या होता है, तो यही एजेंडा 21 है। बस याद रखिएगा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से, कितना पेज का था? 800 पेज का था। इसका घोषणा पत्र कितना पेज का था? 800 पेज का था। ठीक है, इसमें सभी देश ने बैठ के एक सहमति ली थी। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए, इसलिए इस दिन जो है विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद हो गया आपको कार्यक्रम 21 क्या है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अब जो हमारा दूसरा चैप्टर आने वाला है, पहला चैप्टर समाप्त हो गया आपका भारत संसाधन एवं उसके उपयोग क्या था। भारत एवं संसाधन एवं उसके उपयोग क्या था? क्या आपको समझ में आया? आप मेरे इस चैनल पे बने रहें, देखिए मैं आपको कैसे पूरा भूगोल क्लियर करवा देता हूँ। आपको किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे तो। चलिए, भूमि संसाधन। अब जो है हमारा दूसरा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2, उसमें क्या है? भूमि संसाधन। क्या है? भूमि संसाधन है। क्या है? भूमि संसाधन। अब भूमि संसाधन का हम बात करते हैं। भूमि संसाधन क्या होता है? देखिए भूमि संसाधन कई भौतिक स्वरूप है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियां। ठीक है, भूमि संसाधन जो है मतलब पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान जो भी हैं, सभी में क्या है? भूमि है, मृदा है। याद रखिए, कोई भी अगर चट्टान बना है तो वो किससे बना है? मृदा से ही बना है। और किस प्रकार से बनता है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे इस टॉपिक में। और मिट्टी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए किसी चीज को समझने के लिए समय देना पड़ता है।
वो समय आपको देना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा उस चीज को। अब देखिए चलते हैं पृथ्वी संसाधन। एक ऐसी संसाधन जिसके द्वारा हमारे क्या सभी प्रकार की क्या आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे भोजन, आवास, ठीक है, भोजन, आवास, फसल, ये सभी क्या हो गए, भूमि संसाधन से मिलते हैं। भूमि संसाधन एक महत्वपूर्ण चीज है जिसपे हम क्या रहते हैं, घर बना के रहते हैं, जिससे हम उपजा के खाते हैं, उपजा क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फसल उसी से आता है जी। उसके बाद रहने के लिए जो भी कपड़ा बनाते हैं सब कहाँ से आता है, सब इसी से आता है, भूमि संसाधन से ही आता है। अब चलते हैं भूमि संसाधन की ओर, भूमि संसाधन की ओर चलते हैं। सबसे पहले मेरा एक ग्राफ देखिएगा, ये एक गोल सा फिगर मैंने बना दिया। अब देखिए मैंने इसमें जो है, ध्यान से देखिएगा, 30% और 27%। अब 43 और 30% हम क्यों रखें, देखिए 43% क्या है, मैदान है, क्या है, मैदान, 1 नंबर। 2 नंबर क्या है, 30%। 30% क्या है, 30% क्या है, पर्वत है, क्या है, पर्वत है। और 27% क्या है जी, पठार है। अब देखिए 30% पर्वत है, 27% पठार, 43% मैदान, 30% पर्वत, 27% पठार है। अब देखिए ये सभी जो हैं, सभी मिलके क्या करते हैं, भूमि संसाधन का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलके भूमि संसाधन का निर्माण करते हैं। अगर हम भूमि संसाधन में बोले तो क्या आएगा, पर्वत, पठार और मैदान, 3 चीज आते हैं। अब देखिए मैदान किस लिए होते हैं, कृषि एवं उद्योग के लिए। किसके लिए, कृषि एवं उद्योग के लिए होते हैं। उसके बाद देखिए पर्वत क्यों होते हैं, नदियों का बहाव सुनिश्चित करने के लिए। नदियों का बहाव सुनिश्चित करने के लिए क्या होते हैं, पर्वत होते हैं। पठार किस लिए होते हैं, खनिज एवं जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के लिए। अब जितने भी हम संपदा मतलब जितने भी संसाधन प्राप्त करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कोयला, ये सभी जितने भी प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट, ये सब जितने भी प्राप्त करते हैं, ये सभी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पठार से प्राप्त करते हैं। ये पठार में पाए जाते हैं। जहां पठार होता है वहीं पे, क्योंकि मट्टी का जो सेल होता है वो आपस में जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद क्या करता है, वो एक चट्टान का निर्माण करता है। धीरे धीरे वो चट्टान क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। उसके अंदर जो उपस्थित पेड़ पौधे की जो अंश होती है वो धीरे धीरे गल जाती है। गलने के बाद क्या करती है, वो जीवाश्म ईंधन का निर्माण करती है। उससे निकला हुआ जो रस होता है वो तेल में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इस सब टॉपिक पे क्लियर कर ले। अब मृदा निर्माण कैसे होता है, मृदा निर्माण कैसे होता है, याद रखिएगा। 43% मैदान और 30% क्या है, पर्वत, और 27% पठार है, याद रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट जो हमारा है, मृदा निर्माण क्या है, मृदा निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो मृदा निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। मृदा निर्माण, भूमि संसाधन में मृदा निर्माण कैसे होता है। मृदा निर्माण कैसे होता है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण वाली जटिल प्रक्रिया है। एक लंबी अवधि में क्या कर रहा है, एक लंबी अवधि में मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण वाली जटिल प्रक्रिया। इसमें बहुत प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके मिट्टी का निर्माण होता है। जटिल प्रक्रिया इसलिए बोला गया है, लंबा समय और बहुत घटित होना पड़ता है। अगर मान लीजिए हम किसी को जमीन के तर में दफना देते हैं तो वो कैसे भूमि में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे मिट्टी में कन्वर्ट होता है, एक जटिल प्रक्रिया है। उसके अंदर कीट उसको पहले क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, विघटित करते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे डिस्पोज होते होते किसमें बदल जाता है, मृदा में बदल जाता है, उसका अंश खत्म हो जाता है। इसी कारण से हम पढ़ेंगे पहले मृदा निर्माण क्या होता है, ठीक है। तो मृदा निर्माण उच्चावच या धाराकृत, पहला पॉइंट बोल रहा है उच्चावच
या धाराकृत। अब देखिए उच्चावच मतलब क्या हो, उच्च, उच्च वच मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। उसके बाद धाराकृत मतलब एक धारा के द्वारा अगर कोई चीज प्रवाहित होता है उसे धाराकृत बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है मूल सेल कण। मूल सेल कण, मूल सेल कण क्या होता है? मूल सेल कण का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। मूल सेल कण या चट्टान, सॉरी या चट्टान, मूल सेल कण या चट्टान। अब देखिए मूल सेल कण या चट्टान क्या होता है। मूल सेल का मतलब होता है पृथ्वी का जो मूल सेल होता है, जो पृथ्वी में जो उर्वरक शक्ति पाई जाती है उसे कहते हैं मूल सेल। पृथ्वी के अंदर जो उर्वरक शक्ति पाई जाती है उसे मूल सेल कहते हैं। उसके चट्टान, अब देखिए किसी चट्टान को तोड़ के हम, अच्छा एक बात बताइए, पहाड़ को तोड़ के हम डायनामाइट के द्वारा क्या बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं। तो उसी प्रकार से उस मूल सेल में उपस्थित जो पदार्थ मतलब जो उर्वरक शक्ति होती है उसको हम क्या करते हैं, खंडित करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं समय, सॉरी समय नहीं, जलवायु। 3 नंबर क्या है, जलवायु। अब देखिए जलवायु भी एक महत्वपूर्ण अपना जो है निर्माण, मिट्टी के निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसे, देखिए जब मिट्टी का निर्माण होता है तो जलवायु का होना एक बहुत ही मेन पॉइंट है। क्योंकि देखिए हमारा जो वातावरण है, कभी मानसूनी होता है तो कभी शरद होता है तो कभी ग्रीष्म होता है तो कभी वसंत होता है, इसमें मिट्टी का निर्माण भी होता है, याद रखिए। देखिए एक बात बताइए, शरद के टाइम में क्या होता है, मिट्टी की जो नमी होती है वो सूख जाती है, और वर्षा के टाइम में क्या होता है, मिट्टी की नमी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, मिट्टी के अंदर एक उर्वरा शक्ति का निर्माण होता है। किसके द्वारा, जलवायु के द्वारा। जब जब जलवायु में जब मौसम में परिवर्तन आता है तो मिट्टी में भी क्या, मिट्टी का जो कण होता है अपने आप में परिवर्तित होते जाता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं वनस्पति। अब देखिए वनस्पति 4 नंबर क्या है, वनस्पति। वनस्पति वनस्पति अब वनस्पति का कार्य क्या है, देखिए वनस्पति कैसे काम करता है। अगर मान लीजिए कोई मिट्टी है, मान लीजिए वन संपदा है, सबसे पहले चलते हैं वन संपदा की ओर। वन संपदा जो है मिट्टी को कैसे संरक्षित करता है, जब बाढ़ आता है तो मिट्टी का जो मूल सेल होता है वो ढहने लगता है धीरे धीरे। क्यों ढहने लगता है, क्योंकि उसको पकड़ के रखने के लिए जो होता है ना, वनस्पति एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसे, उसका जड़ जो होता है ना मिट्टी को पकड़ के रखता है। पकड़ के इसलिए रखता है क्योंकि वो उस मिट्टी से अपने तने के लिए क्या खींचता है जी, लवण खींचता है, लवण खींचता है, खनिज पदार्थ खींचता है, इसलिए वो उसके जड़ को पकड़ के रखता है। तो इससे वनस्पति का भी एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं मृदा निर्माण में। उसके बाद है जैव पदार्थ। अब आपको पता ही होगा जैव पदार्थ, हम अभी बोल रहे थे जैव पदार्थ के बारे में। जैव पदार्थ क्या होता है, जैव पदार्थ जो है ना, जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। आगे हम जलोढ़ मिट्टी के प्रकार में उसमें चर्चा करेंगे कौन सा मिट्टी में कौन सा जो है पदार्थ, जैव पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो आगे चलिए, तो मिट्टी का जो निर्माण होता है उसमें एक जैव पदार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है वो मिट्टी ज्यादा उपजदायक होती है, याद रखिए। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है वो ज्यादा उपजदायक, जैसे काली मिट्टी, आपको हम बताएंगे आगे प्रकार में। अब आगे चलते हैं खनिज, खनिज खनिज कण, खनिज कण। अब देखिए हम जो पृथ्वी के अंदर कहते हैं कि बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, वो कैसे पाए जाते हैं, खनिज कण उसके अंदर पाए जाते ही जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा मिट्टी जो है ना वो पहले बहुत जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरा है और उसके अंदर खनिज होते ही होते हैं, कंफर्म है। जैसे हम बिहार में बोल सकते हैं चूना पत्थर और पायराइट पाए जाते हैं, उसके छत्तीसगढ़ और झारखंड में बोल सकते हैं कोयला पाया जाता है। क्यों कोयला पाया जाता है, क्योंकि वहां पे लगता है बहुत लाखों साल पहले क्या हुआ होगा, एक पानी का या तो बाढ़ आया होगा या भूकंप आया होगा, जिसमें वृक्ष क्या हो गए होंगे, अंदर चले गए होंगे पृथ्वी के अंदर, और उससे
जटिल प्रक्रिया द्वारा गुजरने के बाद उसमें खनिज का निर्माण हुआ होगा। तो मिट्टी में कह सकते हैं खनिज का भी एक योगदान होता है निर्माण करने में। उसके बाद आगे समय, 7 नंबर है समय। देखिए मिट्टी निर्माण में समय का भी एक महत्वपूर्ण उपयोग इसलिए होता है कि जब हम किसी फसल की उपजाऊ करते हैं तो फसल उपजने के बाद मिट्टी को एक समय चाहिए। समय इसलिए चाहिए ना क्योंकि वो उर्वरा शक्ति से फसल देता है, फसल उपजा लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है ना कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए उसको बनाए रखने के लिए हमें किस चीज़ की खेती करनी चाहिए? तिलहन की, दलहन की। तिलहन की खेती इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तिलहन से जो है ना उसमें नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बरकरार हो जाती है। कुछ समय के लिए मिट्टी जो है वो क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा फिर से आ जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति फिर से बन जाती है। इसलिए मिट्टी के निर्माण में हम क्या कर सकते हैं, समय का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, कुछ समय चाहिए। तापमान, अब देखिए मिट्टी के निर्माण में तापमान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तापमान कैसे भूमिका निभाता है? तापमान जो है ना अपने हिसाब से मिट्टी को जो है परिवर्तित करता है। जैसे कि मान लीजिए गर्मी के समय में ज़्यादा धूप होता है तो क्या होता है, मिट्टी धीरे धीरे सूखने लगती है। उसके बाद गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, उस मिट्टी पे जल पड़ता है। जल पड़ने के बाद क्या होता है, जब हम धान की खेती करते हैं उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, जब हम धान के उस टाइम में क्या होता है ना, उस पर जब वर्षा पड़ता है तो उसमें फिर से नमी की मात्रा होती है। इस तरीके से तापमान भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कभी तापमान बढ़ जाता है तो मान लीजिए धूप के मतलब गर्मी के समय में धूप ज़्यादा था तो तापमान बढ़ गया, वर्षा के समय में फिर तापमान घट जाता है, ठंडी के समय में और तापमान घट जाता है। धीरे धीरे मिट्टी को अपने निर्माण में समय मिलता है तापमान के द्वारा भी। चलिए ये तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं मिट्टी के प्रकार में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। उसके बारे में हम बात करेंगे। मिट्टी के निर्माण में कैसे निर्माण होता है मिट्टी का, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए मिट्टी के निर्माण में क्या सब चीज की भूमिका होती है और कैसे वो काम करता है। देखिए मिट्टी का सबसे पहले प्रकार एवं वितरण समझ लीजिए। मिट्टी का प्रकार एवं वितरण कितना होता है, किस प्रकार से काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए मिट्टी का प्रकार 6 है। वितरण, वितरण का मतलब क्या, किस किस राज्य में किस किस नदी से होकर प्रवाहित होती है ये मिट्टी, कहाँ जाती है, उसको बोलते हैं वितरण। किस राज्य में पाया जाता है और कौन सी फसल होती है उसमें, उसको कहते हैं वितरण। तो मिट्टी के प्रकार के बारे में पहले जानते हैं। मिट्टी के प्रकार के बारे में पहले जानते हैं। मिट्टी का जो प्रकार होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। कौन सा? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। अब बात करते हैं पहला 1 नंबर जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? अब देखिए जलोढ़ मृदा क्या है। देखिए जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों से, मतलब हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली से होकर, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। अब देखिए कौन सब? सिंधु, गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र बोल रहा है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जब हिमालय से निकलती है तो वो अपने साथ बहुत सारा क्या लेके चलती है? मिट्टी भी लेके, रेत लेके भी चलती है। जब वो चलती है तो उसके द्वारा अपक्षेप, मतलब जो मिट्टी का जो अपक्षेप होता है वो किनारे पे धकेलना या कहीं और धकेल देना, मतलब किनारे पे ही मान के चलते हैं, धकेल जब देती है तो उसी के निक्षेप को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। बस इतना याद रखिए, क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। आगे चलते हैं। अब जलोढ़ मृदा निक्षेप से बना, आयु के आधार पर जलोढ़। अब देखिए आयु के आधार पर जो है जलोढ़ कितने पाए जाते हैं, आयु के आधार पे हम आपको बोल रहे हैं। आयु के आधार पे 2 होते हैं, पुरानी और नवीन। पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा, याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा। अब देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा क्या होती है और नवीन क्या होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। इसमें कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है। इसे बांगड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। जलोढ़ मृदा में जो है कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे बांगड़ भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा मतलब क्या, पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगड़ भी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी नवीन मिट्टी क्या होती है। नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं। नवीन जो मतलब नई मिट्टी, नवीन मतलब नई, जो नवीन मिट्टी है ना उसमें महीन कण पाए जाते हैं। पुरानी में कंकर और बजड़ी पाए जाते हैं, इसलिए बांगड़ कहते हैं किसको, पुरानी को। नवीन में क्या कहते हैं, इसमें सिर्फ महीन कण पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नवीन मिट्टी कहते हैं। इसलिए इसे खादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद का महत्वपूर्ण उपयोग निभाती है, इसलिए खादर भी इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं राज्य। अब कौन सा राज्य में जो है इस मिट्टी का बहुत अधिकतर मात्रा है। सबसे पहले एक बार और सुन लीजिए, इस मिट्टी में कौन कौन सा जैव पदार्थ पाया जाता है। पोटास, फास्फोरस, चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। फास्फोरस, पोटास और चूना, मगर इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राज्य कौन सा है इसका देखते हैं ध्यान से। राज्य कौन सा है, तो राजस्थान एवं गुजरात। राजस्थान एवं गुजरात में ये मिट्टी पाई जाती है। नदी कौन सा है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए कौन से राज्य में पाई जाती है, राजस्थान एवं गुजरात। ठीक है, अब फसल कौन कौन सा इसमें होता है। फसल होता है गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। कौन सा, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। इतना चीज इसमें होता है, याद रखिएगा फिर से, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, इतने की उपजाऊ होती है ये मिट्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रकार, देखिए जलोढ़ मिट्टी को लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्याख्या करने के लिए भी कहेगा तो बढ़िया से कर सकते हैं, बस दिमाग में इतना चीज आपको रहना चाहिए जितना चीज मैंने बताया। नेक्स्ट चलते हैं, काली मृदा। रंग काला होता है। क्या होता है, रंग काला। काली मिट्टी का मतलब रंग उसका काला। ठीक है, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठीक है, अब देखिए रंग काला होता है, इसमें उपस्थित अल्मुनियम एवं लौह यौगिक के कारण। अब ये जो काली होती है इसमें क्या चीज की उपस्थिति होती है जो ये काली होती है, अल्मुनियम एवं लौह पदार्थ। अल्मुनियम एवं लौह यौगिक के कारण इसकी रंग क्या होती है, काली होती है। और इसमें काली कपासी मृदा नाम से भी जानी, ये काली कपासी मृदा के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम जानी जाती है, काली कपासी मृदा के नाम से भी जानी जाती है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेंगूर है। इस मृदा का स्थानीय नाम क्या है, रेंगूर है। अब इसे स्थान में मतलब गांव के या गांव के भाषा में इसे क्या कहते हैं, रेंगूर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंगूर मृदा कहते हैं। ठीक है, ये काली होती है, दिखने में चिकनी होती है, थोड़ी सी चिकनाहट भी इसमें होता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर फूस का घर बनाते हैं तो उसको उसके जो साइड वाले परत को जो साटते हैं, किससे, इसी मिट्टी से साटते हैं, क्योंकि चिकनाहट इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। फिर से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। फसल कौन सा, गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती। देखिए गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों की खेती की जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें खनिज पदार्थों के बारे में और मिट्टी के प्रकारों के पूरे राज्य को मैप में दर्शा के आपको बताया है। तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब देखिए ये किसे, गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों की खेती होती है। अब देखिए लाल एवं पीली मृदा कैसे बनती है। लाल एवं पीली मृदा क्या होती है, देखिए लाल एवं पीली मृदा क्या होती है ना, अग्नीय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम, मतलब अग्नीय चट्टान जो होता है उसके द्वारा 100 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, क्या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहांश की मात्रा का क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। जल योजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। जब इसमें जल डाला जाता है ना, जब इसमें जल का मिलाप होता है तो ये कैसी हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है। जिसमें इसका जो मेन होता है ग्रेनाइट और नीस इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ग्रेनाइट और नीस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मतलब कह रहा है अग्नीय चट्टान द्वारा समानतः 100 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में
इस मिट्टी का निर्माण होता है और इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। जब इसमें जल की मात्रा मिलाई जाती है तो ये कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीले रंग का होता है। इसमें कौन कौन से जैव पदार्थ पाए जाते हैं, ग्रेनाइट, नीस द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं राज। कौन कौन सा राज ऐसा है जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। देखिए बहुत ज्यादा राज है इसमें, सबसे बोलते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण एवं पश्चिम महाराष्ट्र दोनों, दक्षिण एवं पश्चिम महाराष्ट्र दोनों है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय का पठार क्षेत्रों में। देखिए कहाँ का, फिर से तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, पश्चिम एवं पूर्व महाराष्ट्र, उसके बाद दक्षिण एवं पूर्व महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार क्षेत्रों में। अब देखिए फसल कौन कौन सा, फसल देखिए कब उपजाया जाता है, इसमें यह भी एक सोचने वाली बात है, फसल कब उपजाया जाता है। सिंचाई, बिना सिंचाई के, मतलब बिना पटवन किए हुए, मतलब सिंचाई बिना सिंचाई किए हुए आप फसल नहीं उपजा सकते हैं इस मिट्टी पे। अब ये कैसे, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू एवं फलों का उत्पादन। ये कौन सा, सिंचाई कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू एवं फलों का उत्पादन। अब ध्यान दीजिएगा, तंबाकू का उत्पादन किस मृदा में किया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बोल दीजिएगा लाल एवं पीली मृदा में। ठीक है, जिसमें ग्रेफाइट और नीस की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं। फलों का भी उत्पादन इसमें होता है। ठीक है, अब लेटेराइट मृदा क्या है, लेटेराइट मृदा के बारे में जानते हैं। लेटेराइट मृदा क्या है, लेटेराइट मृदा जो है लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। किस भाषा से, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट, जिससे हम मकान बनाते हैं, ईंट देखे होंगे आप। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है, लेटर का मतलब अर्थ क्या होता है, ईंट। मतलब लेटेराइट जो मिट्टी का नाम है, लेटर शब्द का उत्पत्ति कहां से, ग्रीक भाषा से होता है, जिसका अर्थ होता है ईंट। अब देखिए, इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। अब देखिए होता है, इस मिट्टी का जो तापमान हो, इस मिट्टी का जो विकास होता है वो उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। किस वर्षा वाले क्षेत्रों में, इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। ह्यूमस मतलब क्या होता है, ह्यूमस मतलब होता है नाइट्रोजन, याद रखिएगा। ह्यूमस मतलब नाइट्रोजन, मतलब नमी, नमी की मात्रा 0 होती है इसमें। ठीक, अल्युमिनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अल्युमिनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण, अल्युमिनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है, ईंट। इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। अल्युमिनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। अब देखिए राज्य कौन कौन सा है जहां पे ये मिट्टी पाई जाती है और इस पे कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं। देखिए राज्य है कर्नाटक, मतलब पानी वाला इलाका, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे, मतलब मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे जो है चाय एवं कौवा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, चाय एवं कौवा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, चाय एवं कौवा का उत्पादन होता है। कौन सा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्या करके मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कौवा का उत्पादन होता है। चलिए 5 नंबर चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा क्या होता है, इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। क्या होती है, बलुई वाले विकसित क्षेत्रों में विकसित होती है। इसका रंग कैसा होता है, लाल या हल्का भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल या हल्का भूरा होता है। लाल भी होता है और हल्का भूरा भी होता है इसका रंग जो होता है। ठीक है, इस मिट्टी का जो है लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इसका रंग लाल या हल्का भूरा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं राज्य।
पश्चिम राजस्थान, कहाँ पे सबसे पहले पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, उसके बाद दक्षिण पंजाब। देखिए कहाँ कहाँ, पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब। ठीक है, वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव। देखिए इस वाले मिट्टी में जो है, हम लोग जानते हैं राजस्थान गुजरात को, क्योंकि ये मिट्टी जो है ना, इसमें नमी की मात्रा नगण्य होती है, मतलब नमी पाई ही नहीं जाती है। मरुस्थलीय मतलब मरी हुई मिट्टी, जिसमें कोई उर्वरक शक्ति मौजूद ना हो। हाँ, मगर सिंचाई करके संरक्षित करने के बाद इस मिट्टी में उपजाऊ हो सकती है, ऐसी संभावना है, हो सकती है, बट ये नहीं कहेंगे कि हाँ हो ही जाएगी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, पश्चिम राजस्थान और सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में वनस्पति और उर्वरक खनिज की इसमें क्या होती है, अभाव होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए फसल कौन सा होता है, अगर फसल करना चाहे तब फसल सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर आप जो है इसमें सिंचाई कर सके, इसे सिंचाई कर सके, संभव हो तो आपके लिए संभव, मतलब सिंचाई कर सके तो सिंचाई करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें फसल उपजाया जा सकता है। कौन सा, चावल, कपास, चावल, गेहूं और का उत्पादन किया जा सकता है, मतलब कपास, चावल और गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इतना बात समझिए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पर्वतीय मृदा क्या होती है। देखिए पर्वतीय मृदा होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं, पर्याप्त वर्षा वन। पर्याप्त वर्षा वन एक शब्द है, इसको इसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। पर्याप्त वर्षा वन, जैसे डेल्टा वाले क्षेत्र हम बोल सकते हैं सुंदरवन। सुंदरवन जहां पे वर्षा रेगुलर होते रहे, मतलब होते रहता ही है, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं, यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। यह मृदा जो होती है जटिल एवं विविधता वाली होती है। इस मृदा पर खेती करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए जटिल बोला गया, बहुत ही कठिन होता है। अब आगे चलते हैं। यह मृदा उपजाऊ होती है, यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटियों में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जा सकता है। देखिए आपको मैं बता दूं, जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर का मैं नाम लूंगा। जम्मू कश्मीर जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे ढलान मतलब पट्टेदार कृषि जिसको बोलते हैं, सीढ़ीनुमा कृषि, उस पे आप क्या चाय कॉफी सबका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इस पर्वतीय खेती में उत्पादन हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि वो जो है ना पर्वतीय मृदा है, क्योंकि वहाँ पे ढलान प्रकार की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पानी नहीं रुकेगा। पानी अगर रुक गया तो वो फसल उपजाऊ नहीं होगा। अगर वहाँ मान लीजिए ढलान टाइप का क्या होता है, खेती होता है, वो ढलान टाइप का ही खेती रहता है, उसको धीरे धीरे सिंचाई कर या जुताई करके ढलान टाइप का बनाया जाता है ताकि पानी रुके नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस फसल में कौन कौन सा उपजाऊ है, आपको पता ही है, चावल, आलू। ठीक है, नदी घाटी के पास, ठीक है, चावल, आलू और भी बहुत सारे नाम, और भी बहुत सारे फल उगाए जा सकते हैं, चाय कॉफी भी उगाए जा सकते हैं। अगर आपको हम बोले तो आप जो है पर्वतीय क्षेत्र ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मेघालय हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, मणिपुर, मेघालय, ये सब हो गया, नैनीताल वाले जैसे क्षेत्र हैं, ये सब सभी क्षेत्र जो है ये इस खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अब चलते हैं भूमि उपयोग। अब देखिए ये पॉइंट जो हमारा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूमि उपयोग। जलोढ़ मृदा पूरा समझ गए, ध्यान से सुनना है, बस आपको नहीं लिखना है, नहीं कुछ करना है, ध्यान से सुनना है, आपको अट जाएगा, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। अब चलना है भूमि उपयोग क्या होता है। भूमि उपयोग क्या होता है, भूमि उपयोग हो देखो, भूमि उपयोग क्या होता, भूमि उपयोग मतलब क्या होता, भूमि उपयोग मतलब, भूमि उपयोग का मतलब होता कि हम कृषि के द्वारा, मतलब भूमि का जो उपयोग करते हैं कृषि के द्वारा करते हैं, रहने के लिए करते हैं। ठीक है, सड़क निर्माण के लिए करते हैं, नदी का बहाव के लिए करते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं भूमि का उपयोग हम अपने हिसाब से, मगर बुक के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, भूमि का उपयोग कृषि अयोग बंजर भूमि, पहले वन विस्तार के लिए, दूसरा कृषि अयोग बंजर भूमि, तीसरा गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि तथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, पांचवा बाग बगीचा एवं उपवन में संलग्न भूमि,
छठा, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्षों से ना हुआ हो। वर्तमान प्रति भूमि। आठवां, वर्तमान प्रति 5 वर्षों से खेती ना हुई हो। नौवां, शुद्ध बोई गई भूमि। देखिए, भूमि का उपयोग जो है हम कृषि के लिए कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? कृषि के लिए कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं सड़क के लिए, सड़क निर्माण के लिए, उद्योग के लिए, इसी सब चीज के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग तो करते हैं हम, मगर भूमि उपयोग के कुछ उपयोग करने के बाद उसका जो है ना उर्वरक शक्ति क्या समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई सड़क निर्माण कर रहे हैं, सड़क के बगल में आप फसल नहीं उगा सकते हैं, इस प्रकार का जो है कह सकते हैं। एक बार जहाँ पे सड़क बन गया वो उसकी उर्वरक शक्ति खत्म, समाप्त। ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। अब चारागाह है, 5 वर्षों तक के लिए आप चारागाह छोड़ दिए तो उसकी उर्वरता शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब आगे चलते हैं। शुद्ध बोई गई क्षेत्र का विस्तार पंजाब एवं हरियाणा में कितना प्रतिशत है? तो बाबू 70% है। कितना प्रतिशत है? 70% है। कितना है? 70% है। अब आप अब देखिए, भूक्षरण और भू संरक्षण, दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास। देखिए, सॉरी, एक पॉइंट छूट गया। भारत में भू उपयोग का स्वरूप भौतिक कारक एवं मानवीय कारक, ये इंपॉर्टेंट था, एक छूट गया, सॉरी। भौतिक कारक और 1 नंबर, 2 नंबर मानवीय कारक। अब देखिए, भौतिक उपकारक और मानवीय कारक मतलब मानव के द्वारा जो काम किया जाता है भूमि उपजाने के लिए या मृदा बनाने के लिए, उसे क्या कहेंगे? मानवीय कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? मानवीय। और जो वातावरण के द्वारा भूमि के लिए या भूमि के निर्माण में जो भी सहायक प्रदान की जाती है उसे भौतिक कारक कहेंगे। एक जटिल प्रक्रिया द्वारा जब मिट्टी का निर्माण लाखों वर्षों, हजारों वर्षों के बाद हुआ, तब हम फसल खेती कर पा रहे हैं, तो इसे हम भौतिक कारक ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि मिट्टी को बनने में लाखों हजार वर्षों साल लग गए, तब जाके हम उस पे आज क्या कहते हैं? फसल उपजा के खाते हैं। आप चले जाइए अभी हिमालय पर्वत पर क्या है? बर्फ है। आप वहां पे भूमि कर सकते हैं? जी नहीं, संभव नहीं है। हाँ, कर सकते हैं, अगर हमारे पास वैसा तकनीक हो तब हम कर सकते हैं। वो भी जब वहां पे उपजाऊ क्षेत्र हो और एक नुमा हो या सीढ़ी नुमा खेती हो सकती है, संभव है, मगर उतना ऊपर आप जाइएगा तो जम जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब शुद्ध बोई गई भूमि कितना है? पंजाब एवं हरियाणा में 80% है, याद रखिएगा। शुद्ध मतलब जो भूमि पर पूरा भूमि बोया जाता है, जैसे धानी लगाया गया तो पूरा, मकई लगाया गया पूरा, गेहूं लगाया गया पूरा, उसे कहते हैं शुद्ध बोई गई भूमि। चलिए चलते हैं, भूक्षरण और भू संरक्षण क्या होता है? भूक्षरण और भू संरक्षण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, भूक्षरण और भू संरक्षण क्या होता है? अब देखिए, भूक्षरण का मतलब क्या होता है? भूक्षरण सुनने में ही लग रहा है, भूक्षरण, ठीक है। भू का मतलब हो गया भूभाग, किसका? पृथ्वी का। क्षरण का मतलब क्या हो गया? कटाई या कटना, ठीक है। अब देखिए, कटाई या कटना, क्षरण का मतलब कटाई या कटना हो गया। भूक्षरण, जब नदी जब अपना भाव लेके चलती है ना, तो वो जो है ना अपने अगल बगल की सारी मिट्टी का क्षरण करते निकलती है, कटाई करते हुए निकलती है, काटते हुए जाती है। देखते हैं ना कैसे कटती है, जब बाढ़ आता है तो मिट्टी का कैसे ढलान हो जाता है, रोडें टूट जाती हैं, पुलें ढह जाती हैं, है? तो वो क्षरण हो गया भूमि का। उस क्षरण को रोकने के लिए भूमि क्षरण उपयोग का स्वरूप, ठीक है। भूमि क्षरण कैसे होता है और उसकी पूर्ति कैसे करें? तो सबसे पहले भूमि क्षरण को रोकने के लिए आपको नदी के किनारे जो है, नदी मतलब अगर नहर है तो नहर, नदी किनारे है तो नदी, नहर के किनारे या तो गंगा बोल सकते हैं, गंगा के किनारे मिनिमम 100 मीटर हट के क्या लगाना चाहिए? वृक्ष
वृक्ष का निर्माण किया जाए, वृक्ष का निर्माण किया जाए, या तो ऐसी मतलब पत्थर रखा जाए जो कि उस मिट्टी का अपरदन ना कर सके, कटाई ना कर सके, ये एक कारण हो सकता है। भूमि क्षरण कैसे होता है? भूमि क्षरण हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। बहुत बड़े बड़े इलाके बाढ़ में क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं, डूब जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब भू संरक्षण कैसे करना है, वही हो गया। 95% भूमि पूर्ति हो सकता है कैसे? भू संरक्षण के द्वारा। कैसे? तो वही वृक्ष लगा के, वन संपदा को फिर से लगा के, वृक्ष लगा के, या जो नहर है उसके पास जो है अच्छे से उसकी क्या संरक्षण करके, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फसल चक्रण क्या होता है? अब देखिए फसल चक्रण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फसल चक्रण, अगर मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है, उसे फिर से हमें जागृत करना है, तो फसल चक्रण पद्धति द्वारा ही जागरण किया जा सकता है। कैसे? तो हमें किस चीज की खेती करनी चाहिए? तिलहन और एवं दलहन, तिलहन एवं दलहन। इससे क्या होती है, उसमें जो कमी आती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, इस सब की जो कमी आती है वो फिर से उसकी भरपाई हो जाती है, क्योंकि इस खेती में ज़्यादा उपज की संभावना नहीं होती है। अब देखिए जैसे हम तिलहन की खेती करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं किसी किसी दाल की खेती की, हम दाल की खेती की, हम उससे तो दाल तोड़ लिए, मगर उसका जो टहनी बच जाता है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, खेत में जुताई कर मिला देते हैं, जिससे उसका खेत का जो उर्वरा शक्ति होता है वो खाद बन जाता है, और बनने के बाद वो क्या एक भरपूर मात्रा में उसे नाइट्रोजन प्रदान करता है। इसलिए हम उर्वरता शक्ति प्राप्त कर सकते हैं फसल चक्रण के द्वारा। कैसे कहा? तिलहन और दलहन की खेती करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समुच्च जोताई या समुच्च रेखीय कृषि क्या होती है? समुच्च जोताई पे बात करते हैं। समुच्च जोताई क्या होती है? देखिए समुच्च जोताई क्या होती है ना, किसी भी खेती को करने से पहले आपको जो है ना उसकी समुच्च जोताई करनी बहुत जरूरी होती है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे सर ने पूछा कि 1 बीघा खेत है, उसमें तुम बताओ उसकी उर्वरा शक्ति हम कहाँ से नापेंगे? या तो चारों कोने से नाप सकते हैं, या तो बीच में से नाप सकते हैं। तो मैंने बोला सर बीच में से नापेंगे। तो सर पूछे क्यों? बोले कि मैंने बोला कि बीच में सर उर्वरता से ज्यादा होगा, क्योंकि मिट्टी का जो मेन उर्वरक शक्ति होता है वो बीच में होता है। कहता है नहीं बाबू, ऐसा कोई बात नहीं है। उर्वरकता शक्ति मिट्टी में हर समान एक ही प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि जो मिट्टी एक समरूप में है उसकी उर्वरकता शक्ति एक ही प्रकार की पाई जाएगी। क्योंकि उर्वरकता शक्ति में जो है ना, या तो आप कोने से नापे या तो बीच में से नापे, उसकी उर्वरकता शक्ति समान रहेगी, जैसी जिसकी होगी वैसी रहेगी। ठीक है, तो समुच्च कृषि किसे कहते हैं? एक पट्टीदार कृषि को ही समुच्च कृषि कहते हैं। ठीक है, जब पट्टीदार खेती करते हैं ना तो ऊपर से पानी छोड़ते हैं, नीचे 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 आते आते कहाँ वो नीचे तक जाती है, उसे पट्टीदार कृषि कहते हैं या समुच्च कृषि भी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो जल संसाधन है। जल संसाधन है। अब देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, उसके बदले मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ। चलिए जल संसाधन का बात करते हैं। जल संसाधन क्या होता है? जल संसाधन क्या होता है? देखिए पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, कितना? 3/4, 3/4 भाग। ठीक है, जल से ढका है। नीला ग्रह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को, किसके कारण? जल के कारण। किसके कारण? जल के कारण कहा जाता है। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। जल की, इसमें यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति है, इस कारण से भी इसे नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। अब जल के स्रोत क्या है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जल के स्रोत क्या है? तो जल के स्रोत के बारे में बात करते हैं। देखिए जल के स्रोत जो है ना वो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं जल के स्रोत। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। तो पहले बात करते हैं भूपृष्ठीय जल का।
भूपृष्ठीय जल कहाँ पाया जाता है, मतलब भू से मतलब क्या, भूभाग, पृष्ठीय, ठीक है, भूपृष्ठीय जल, भूभाग के ऊपर, पृष्ठ मतलब क्या, सरफेस, ऊपर जो जल पाया जाता है उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। जैसे नदी, तालाब, ठीक है ना, क्या, नदी, तालाब, झील, ये सब क्या हो गया, भूपृष्ठीय जल का स्रोत हो गया, क्या हो गया, स्रोत हो गया। अब चलते हैं भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या होता है, भूमिगत जल का मतलब हुआ भूमि के अंदर, किसके अंदर, भूमि के अंदर जो जल का संचयन है, भूमि के अंदर जो जल है उसको जो हम प्राप्त करते हैं, कैसे, नलकूप के द्वारा, चापाकल के द्वारा, ठीक है, समरसेबिल के द्वारा, जिस तरीके से भी हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, भूमिगत जल कहेंगे, क्या कहेंगे, भूमिगत जल कहेंगे। दूसरा है वायुमंडलीय जल। अब देखिए भूमि के भूपृष्ठीय जल जब वाष्पीकरण होकर बादल में जाती है तो फिर वो वर्षा के रूप में नीचे आती है, वो जो वर्षा होकर नीचे आती है उसे क्या कहेंगे हम, भूमंडलीय जल कहेंगे, क्या कहेंगे, भूमंडलीय जल कहेंगे, क्या कहेंगे, भूमंडलीय जल कहेंगे। अब देखिए भूमंडलीय जल का मतलब क्या होगा, वर्षा के द्वारा जो पृथ्वी पर जल का संचयन होता है, जो आदान प्रदान होता है, मतलब संचयन ही होता है, उसे क्या कहेंगे, भूमंडलीय जल कहेंगे। चौथा पॉइंट है महासागरीय जल। अब देखिए कितने महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये सब महासागर में जो भी जल है उसे हम क्या कहेंगे, महासागरीय जल कहेंगे। जो लवणीय होता है, अलवणीय होता है, ठीक है, अलवणीय कितना है, 2 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, और अलवणीय सारा है, सॉरी लवणीय सारा है। अब देखिए आगे चलते हैं, विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल जो है महासागर में, कितना, अब देखिए आ गया, महासागर में कितना है, 96.5% है, 96.5% जो है कहाँ है, महासागर में है। अब देखिए प्रतिशत जल है, महासागरों में ही पाया जाता है 2.5%, मतलब 2.5% ही अलवणीय जल है, अलवणीय मृदु जल है, ठीक है, 2.5% ही, कितना, 2.5% ही जल क्या है, अलवणीय है, ठीक है, अलवणीय मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, जो पीने योग्य है, ठीक है, 2.5% ही मृदु जल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जल संसाधन का वितरण। अब देखिए जल संसाधन का वितरण कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, जल संसाधन का वितरण, विश्व स्तर जल के वितरण को देखा जाए तो अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही है, कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पे अधिकांश जल कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। अब आपको गोलार्ध पता होगा। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। देखिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं, याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं, स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, 25%। अब देखिए 25% जल ही जो है भूमिगत जल है, क्या है, भूमिगत जल है, 25%, मात्र 25% जल ऐसा है जो भूमिगत जल है, क्या है, भूमिगत जल है। अब देखिए भूमिगत जल उपलब्ध है कितना प्रतिशत, 25%। अब ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। अब देखिए विश्व के 10 बड़ी नदियों में नाम किसका आता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा का आता है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र को 8वां स्थान प्राप्त है और गंगा को 10वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जल संसाधन का उपयोग कैसे होता है, जल संसाधन का उपयोग क्या है। अब देखिए प्राणियों में जल कितना होता है, 65%, पहले 70 बोला जाता था मगर अब घट के 65 हो गया है। उसके बाद पौधों में 65 से 99%, कितना, 65 से 99, पौधों में कितना रहता है, 65, कोनो पौधा रहता है जो 99% रहता है और किसी पौधा में 65% रहता है, याद रखिएगा, जल का विद्यमान अंश है। उसके बाद हो गया ये सब क्लियर। अब बहुउद्देशीय परियोजना पे चलते हैं, क्या होता है बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए कम्बल में नींद आ रहा है तो बाहर निकल जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर से देखिए क्योंकि नींद ज़्यादा आता है कम्बल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया, किसने किया था,
नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? नेहरू जी ने। याद रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे पहले जो आगमन किया था किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। इसलिए आधुनिक भारत के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। बहुत इन परियोजना के विकास के कई उद्देश्य हैं। इन परियोजना के विकास के कई उद्देश्य थे। क्या सब थे? बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों की जलापूर्ति, परिवहन को मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन, ठीक है, जल कृषि एवं पर्यटन इत्यादि। अब देखिए, परियोजना जो बनाने का जो नेहरू जी का मेन मकसद था वो था पहले बाढ़ को रोकना, विद्युत उत्पादन करना, उसके बाद सिंचाई करना, उसके बाद जो है और क्या दिया हुआ है? पेय एवं सिंचाई हेतु, उसके बाद मृदा अपरदन को रोकना, बाढ़ नियंत्रण करना, विद्युत उत्पादन करना, उद्योगों को जलापूर्ति करना, परिवहन भी हो जाएगा उससे, मतलब जल यात्रा भी किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए उसने बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कौन सा परियोजना है? तो भागर नगर परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, गोदावरी परियोजना है, कृष्णा परियोजना है, स्वर्ण रेखा एवं सोन परियोजना है। स्वर्ण रेखा परियोजना एवं सोन परियोजना है। तो बिहार में कौन सा है? सोन परियोजना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जल संकट क्या होता है। जल संकट क्या है? देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर एक बूंद जल नहीं रहेगा, जैसा मानव का बर्ताव है। क्यों है? मानव का बर्ताव जो है वो विचित्र है। वो मतलब नहाने का 1 बाल्टी पानी 2 बाल्टी पानी से तो नहाता है, 10 बाल्टी से मोटर चला दिया, चल रहा है, पानी नहा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जल का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। ये जल संकट को बुला रहा है। जैसे आप देख लीजिए महाराष्ट्र के कुछ राज्यों में, राजस्थान में देख लीजिए, जल की कमी के कारण क्या होता है। तो इसी कारण से जल को बचाव करना चाहिए। अब देखिए, जल संकट वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। 22% भाग जो है विद्युत का जल से प्राप्त होता है। मतलब 22% भाग जल का जो है ना विद्युत में जाता है हर साल। भारत का कितना? 22% भाग जिससे हम विद्युत प्राप्त करते हैं वो कहाँ जाता है? विद्युत में जाता है 22% भाग। केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं। देखिए, कानपुर में कितने हैं? 180 चमड़े के कारखाने हैं जिसमें जल की पूर्ति होती है, जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। देखिए, जो प्रतिदिन 58 लाख क्या लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। देखिए, ये तो क्या है? जल प्रदूषण है। इतना जो मल जल में डालेगा तो उसका जो जीव होता है वो क्या करेगा? प्रदूषित होगा। और उसी को हम खाएंगे तो बहुत सारी बीमारी क्या होगी? फैलेगी। जिससे क्या हो जाएगा? बहुत सारा बीमारी फैलेगा। धीरे धीरे क्या होगा? मानव समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर से। ये कौन कर रहा है? मनुष्य ही कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा। नेक्स्ट चलते हैं। जल संकट हो गया। ठीक है, अब जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। क्यों जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है? क्यों करें हम जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता? देखिए, जल की उपलब्धता को बनाए रखना। अगर मान लीजिए हम जल की उपलब्धता को बनाए रखेंगे तब ना पृथ्वी का क्या संतुलन बना रहेगा, पर्यावरण का। दूसरा है जल को प्रदूषित होने से बचाना। जल को जैसे कि 180 चमड़े के कारखाने हैं कहाँ? कानपुर में। उसको क्या करना चाहिए? उतना मल जो है वो गंगा में विसर्जित कर रहा है, तो इससे क्या जल प्रदूषित हो रहा है, उस पर रोक लगाना चाहिए। तीसरा है प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनः चक्रण करना चाहिए। प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पूर्ण चक्रण करना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि देखिए ये सब जो है ना, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पूर्ण चक्रण। अब पूर्ण चक्रण कैसे करेंगे जल का? हम बताते हैं आपको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूर्ण चक्रण जो है ना जल का, हम देखिए, जब भी हम जिस पानी को यूज करते हैं तो हम उस पानी को बहा देते हैं। तो हमें जो है ना गड्ढा जो खोदना चाहिए तो वो करीब करीब बहुत नीचे तक खोदना चाहिए, ताकि वो जल जो है ना धीरे धीरे क्या भूमिगत हो जाए। भूमिगत होने के बाद
वो क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। धीरे धीरे लंबे समय के बाद वो फिर से किसके, चापाकल के द्वारा ऊपर आता है। तो उसको, उसका जो गड्ढा होना चाहिए बहुत नीचे तक होना चाहिए, जिससे वो फिर से भूमिगत हो जाएगा और जल का क्या होगा, पुनर्चक्रण हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। भूमिगत जल की पूर्ण पूर्ति दूसरा है भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति एवं जल भंडारण प्रबंधन। तीसरा है तकनीक विकास। अब देखिए प्रबंधन की जो आवश्यकता है वो क्यों है, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति कैसे करेंगे। देखिए जब बारिश होती है तो पानी का अत्यधिक मात्रा में बहाव होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने छत पर जो है सबसे पहले छत पर जल का संचयन करना चाहिए। कैसे, तो या तो डब्बा रख देना चाहिए, या तो बड़े बड़े टैंकर रख देना चाहिए, या तो अपने छत पर नीचे पाइप के द्वारा एक बड़ा सा टैंकर ले लीजिए और उसके क्या छत के द्वारा सेटिंग कर दीजिए, ताकि वो पानी का संचयन हो सके और उसको लंबे समय तक उपयोग करिए, या भूमिगत कर दीजिए। ये दो नियम है, क्योंकि वो जल फिर से वाष्प बन के कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है जल संभर प्रबंधन। क्या होता है जल संभर प्रबंधन। अब देखिए जल संभर प्रबंधन क्या होता है, जब हम किसी भी जल को उपयोग करते हैं तो उसे हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। कैसे, उसे पुनर्चक्रण द्वारा, उसी को जल संभर प्रबंधन कहते हैं। उसे फिर से हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए बिजली में ही आपको विद्युत उत्पादन में बोल सकते हैं, एक जल को कितना बार उपयोग किया जाता है। जैसे विद्युत उत्पादन में बार बार उसे गिराया जाता है बहुत ऊपर से, ताकि उसका फिर से क्या हो सके, फिर से वो यूज हो सके। तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, जल संभर का तकनीक विकास। अब देखिए जल का प्रबंधन करने के लिए हम तकनीक का विकास भी करना पड़ेगा। जैसे गंगा नदी के किनारे बहुत सारे कचरे फेंक दिए जाते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, तकनीक के द्वारा साफ करवाना पड़ेगा। वाराणसी के गंगा के निकट भी बहुत सारे कचरे फेंक दिए जाते हैं, उसे भी साफ करवाना पड़ेगा। इस सभी चीज को देख के प्रबंधन पे ध्यान देना चाहिए। प्रबंधन पे सरकार ध्यान देना चाहते, हमें देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के हम सभी क्या हैं, बेटे हैं। पर्यावरण के ही पुत्र हैं हम लोग, पर्यावरण से ही उत्पन्न हुए हैं और पर्यावरण में ही मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्षा जल संग्रह एवं उसका पुनर्चक्रण 22% भूमिगत है। अब देखिए वर्षा जल संग्रहण के द्वारा और भूमिगत और पुनर्चक्रण के द्वारा कितना 22% करते हैं हम लोग। बताइए यूज कितना करते हैं, 100%। कितना यूज करते हैं, 100%। मगर चक्रण कितना करते हैं, 22%। सोच सकते हैं आप कितना होगा। आगे चलते हैं। सोन परियोजना। अब देखिए सोन परियोजना क्या है, जो कि बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में है। इसका विकास 1874 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, 1874 ईस्वी में हुआ था। कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 130 किलोमीटर है। पूरब की नहर से ये कहाँ जाती है, पटना, और पटना गया औरंगाबाद जाती है। पूरब की नहर से कहाँ जाती है, पटना, गया तथा औरंगाबाद। जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमिगत संचित करती है। जिले के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या करती है, सिंचाई करती है। क्या करती है, संचित करती है, मतलब सिंचाई करती है। चावल का कटोरा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा भी कहा जाता है इसे। अब देखिए एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। एनएचपीसी किसे कहते हैं, एनएचपीसी फुल फॉर्म एनएचपीसी का इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को एनएचपीसी कहते हैं। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को एनएचपीसी कहते हैं। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को एनएचपीसी। उसके बाद बीएचपीसी किसे कहते हैं, बीएचपीसी बिहार जल विद्युत परियोजना। बिहार जल विद्युत परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा, बिहार जल विद्युत परियोजना को कहते हैं। बीएचपीसी कहते हैं, बिहार जल विद्युत परियोजना को कहते हैं। तो आज हमने भूगोल का जो है 3 अध्याय पूरा किया। कितना किया, 3 अध्याय, 3 चैप्टर हम लोगों ने आज भूगोल का 3 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। कितना, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब भूगोल का और भी चैप्टर बचा हुआ है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपका कमेंट देखूंगा और उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, या तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
आपको जैसा लगे आप वैसा कीजिए, बट मैं ये आपको कहूँगा कि वीडियो को जब भी देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा देख के आपको कोई नॉलेज नहीं मिलता। पूरा वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को जब पूरा आप देखिएगा तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। और जहाँ तक बात रहा इसका, इस वाले नोट्स का, तो आप मेरे जो है टेलीग्राम पे या मेरे साइट kiranstudy.com पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं फुल्ली HD क्वालिटी में, ये आपको मिल जाएगा। आप इससे जो है एक नोट की तरह याद कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साइट का भी और टेलीग्राम का भी, ठीक है, आप उससे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मौज करिए, पढ़िए, बट इतना याद रखिए कि एग्ज़ाम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके भविष्य के लिए, लक्ष्य के लिए। तो इसलिए माता पिता का भी आदर करें, ताकि जो वो आपके पीछे पैसा लगा रहा है उसका एक सही मतलब निकले, और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि मैं आपको ज्ञान दिया हूँ, इसके बदले आपको अगर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। धन्यवाद। जय हिंद।